Namaste, myself Dr. Riva Gupta from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Associate Professor in Department of Kriyashari, Faculty of Ayurveda Science. आज का हमारा सेशन है इंटर रिलेशनशिप फॉर बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो ये इंटर रिलेशनशिप है मतलब परस्पर संबंध। तो ये परस्पर संबंध हम देखेंगे दोष में, ऋतु में, दोष और रस में, दोष ऋतु और रस में, इस तरह से हम ये रिलेशन देखेंगे। साथ ही हम इस सेशन में आज सर्काडियन रिदम भी पढ़ेंगे। सर्काडियन रिदम अर्थात होता है कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है हमारा, दिन रात के अकॉर्डिंग जो क्लॉक बताया गया है, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो अगर जो हमारा दोष है वो कैसे सर्काडियन रिदम को फॉलो करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले आता है रिलेशन बिटवीन दोष एंड ऋतु। तो जैसे कि दोष हम पढ़ चुके हैं, 3 दोष बताए हैं, वात, पित्त और कफ, शारीरिक दोष जो बताए हैं 3। फिर आते हैं ऋतु पे। तो ऋतु, तो जो हमारा एक सीजन होता है, एक ईयर होता है, उसको हम 6 ऋतुओं में डिवाइड करते हैं। तो 6 ऋतुएं बताई गई है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो शिशिर ऋतु जिसमें तेज ठंड होती है, वसंत जिसमें ठंड कम हो जाती है और गर्मी बढ़ने लगती है, यानी बीच का सीजन होता है। देन ग्रीष्म ऋतु जिसमें अच्छी गर्मी होती है। देन वर्षा ऋतु जिसमें वर्षा होती है। देन शरद ऋतु जिसमें थोड़ी सी वापस से गर्मी होती है, साथ ही ठंड भी आना शुरू हो जाती है। हेमंत ऋतु जिसमें हल्की ठंड होती है, वो हेमंत ऋतु होती है। तो जो हमारा पूरा ईयर होता है उसको हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आदान काल और एक विसर्ग काल। तो जो आदान काल होता है वो स्टार्टिंग के जो 6 महीने होते हैं वो आदान काल में आते हैं, और उसके बाद के जो 6 महीने होते हैं वो विसर्ग काल में आते हैं। आदान काल को हम उत्तरायण भी कहते हैं और विसर्ग काल को हम दक्षिणायन भी कहते हैं। तो उत्तरायण और दक्षिणायन, और यदि हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग के 6 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो वहाँ पे ये 6 महीने हिंदी में ऐसे चलते हैं: माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। जो हमारी 6 ऋतुएं हैं उनको, जो शिशिर है उसको माघ और फागुन होगा, ये जनवरी फरवरी होता है। देन जो बसंत है वो चैत्र और वैशाख होगा, मार्च अप्रैल। देन ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़ होगा, मई और जून। देन वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद होगा, जुलाई और अगस्त। शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक होगा, सितंबर अक्टूबर। और हेमंत ऋतु मार्च और पोष होगा, नवंबर और दिसंबर। तो अब इन ऋतुओं के अकॉर्डिंग दोष कैसे चेंज होते हैं, तो यहाँ पे दोषों की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं: संचय, प्रकोप और शमन। तो संचय अवस्था में यानी एक्यूमुलेशन, तो जो दोष है वो अपने ही स्थानों पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, संचित होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो दोष होते हैं उनके सबके अपने अपने स्थान बताए गए हैं। तो जो दोष होते हैं वो अपने ही स्थानों पर इकट्ठा होना, कलेक्ट होना, जमा होना शुरू कर देते हैं, उनको संचय कहते हैं। दोषों का संचय किस कारण से होगा? जब हम किसी भी दोष का जो बताए गए हैं उसके लिए उसको बढ़ाने वाले रसों का और आहार विहार का सेवन करते हैं, तो उस दोष का संचय होने लगता है। तो उसे हम संचय कहेंगे, दोष का अपने स्थान पे इकट्ठा होना। देन प्रकोप या एग्रेवेशन, यानी दोष अपने स्थान से पे इकट्ठा होने के बाद वहां से बाहर निकल के दूसरे स्थानों पे जाने लगता है, उसको हम प्रकोप कहेंगे। देन प्रशमन होता है। प्रशमन अर्थात दोष पहले संचित हुए, फिर प्रकोपित हुए, फिर वह स्वतः ही शांत भी हो जाते हैं, अर्थात वापस से अपने स्थान पे जो नॉर्मल स्टेट होती है, ये समावस्था होती है, चले जाते हैं। तो उसको हमने कहा प्रशमन। तो ये जो प्रशमन है, संचय, प्रकोप, प्रशमन, ये स्वाभाविक रूप से होते हैं। मतलब ऋतुओं में जो संचय, प्रकोप, प्रशमन होते हैं वो स्वाभाविक रूप से होते हैं। तो जैसे वात दोष को हम लेते सबसे पहले। तो ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है, वर्षा में प्रकोप होता है और शरद ऋतु में शमन होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि जो उष्णता है, उष्णता और रुक्षता भरी हुई होती है, इस कारण से वात का संचय होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में हम देखते हैं कि स्वाभाविक रूप से गर्मी भी बढ़ जाती है और रुक्षता, ड्राइनेस भरी हुई होती है, तो इस कारण से वात का संचय होता है। देन वर्षा ऋतु में क्योंकि थोड़ी बारिश होने लगती है तो थोड़ा शीतलता आने लगती है, तो उस जो वात है वो शीतल गुण को ग्रहण करके प्रकोप कर जाती है। तो शीतल गुण के कारण और रुक्षता बनी हुई है तो उसके कारण
वात प्रकोप कर जाती है, वात का प्रकोप हो जाता है। देन शरद ऋतु में क्योंकि बारिश खत्म हो चुकी होती है तो वापस से उष्णता आ जाती है। साथ ही बारिश के बाद वहाँ पे जो रुक्षता है वो खत्म होकर स्निग्धता वापस से आने लगती है। तो स्निग्धता और उष्ण गुण के कारण वापस से वात का शमन हो जाता है, यानी वात वापस से अपने स्टेज पे आ जाती है। तो इस तरह से ग्रीष्म में वात का संचय होता है, वर्षा में प्रकोप होता है और शरद में शमन होता है। देन हम आते हैं पित्त पे। तो पित्त का वर्षा में संचय होता है, शरद में प्रकोप होता है और हेमंत में प्रशमन होता है। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, शीतलता होती है, साथ में तीक्ष्ण गुण बढ़ता है शरीर में। उसकी वजह से पित्त का, क्योंकि पित्त का भी तीक्ष्ण गुण होता है, तो पित्त का संचय होना शुरू हो जाता है। देन अभी तक तो शीत गुण था, लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आती है तो शरद में गर्मी बढ़ने लगती है, तो पित्त को उष्ण गुण मिल जाता है। तो उसके कारण शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हो जाता है। तो जो पित्त जनित व्याधियां होती हैं वो मेनली शरद ऋतु में उत्पन्न होने लगती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे आसपास शरद ऋतु में जनरली लोगों को स्किन डिजीजेस बहुत ज्यादा होने लगती हैं, अर्टिकेरिया होता है और जो पिंपल्स होते हैं वो निकलने लगते हैं, और जो भी चर्म रोग संबंधी जो त्वक विकार होते हैं वो भी निकलने लगते हैं शरद ऋतु में। तो वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि पित्त का प्रकोप होता है। देन आता है हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु में वापस से थोड़ा थोड़ा ठंड आने लगती है, साथ ही वहाँ पे तीक्ष्ण की जगह शरीर में मंद गुण आ जाता है। तो शीत शीत गुण के कारण और मंद गुण के कारण पित्त का शमन हो जाता है। तो वर्षा में संचय होता है, शरद में प्रकोप होता है, हेमंत में शमन हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम कफ पे। तो कफ का शिशिर में संचय होता है, वसंत में प्रकोप होता है और ग्रीष्म में शमन होता है। तो जो शिशिर ऋतु होती है उसमें ठंड, तेज ठंड होती है, तो वहाँ पे स्निग्ध गुण और शीत गुण दोनों भरा हुआ होता है। तो कफ का गुण भी स्निग्ध और शीत होता है, इस कारण कफ का संचय होना शुरू होता है। देन बसंत ऋतु आने पर ठंड कम हो जाती है, गर्मी बढ़ने लगती है, तो उस पित्त को उष्णता उष्णता मिलती है, जिससे वो कफ अपने स्थान से निकल के दूसरे स्थानों पे जाने लगता है। जैसे हम देखते हैं कि घी होता है तो सर्दी में जम जाता है, लेकिन इसे गर्मी आती है पिघलने लगता है। तो वैसे जो कफ है वो भी जैसे भी उसे गर्मी मिलती है वह पिघलने लगता है, क्योंकि उष्णता बढ़ती है, पिघलने लगता है और वो दूसरे स्थानों पे जाने लगता है, इसलिए कफ का प्रकोप होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो बसंत ऋतु होती है उसमें जनरली हमारे आसपास लोगों को सर्दी जुकाम ज्यादा होती है, तो उसका कारण यही होता है क्योंकि कफ का प्रकोप होने लगता है, तो कफ के प्रकोप से लोगों को सर्दी जुकाम ज्यादा होती है। देन आती ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में उष्णता तो होती है, लेकिन साथ में स्निग्ध गुण की जगह वृक्ष गुण आ जाता है और उष्णता भी तेज हो जाती है, तो वो उष्णता और वृक्ष गुण कफ को सुखा देता है, जिससे कफ का शमन हो जाता है। तो इस तरह से शिशिर ऋतु में कफ का संचय होता है, शरद बसंत में प्रकोप होता है, ग्रीष्म में शमन हो जाता है। तो ये हुआ दोषों का और ऋतुओं का संबंध कि दोष कैसे कैसे अलग अलग ऋतु में चेंज होते हैं। तो जब ये संचय अवस्था और प्रकोप अवस्था में जब दोष रहेंगे तो हम इन्हें प्राकृत दोष नहीं कहते, व्याकृत दोष कहते हैं। अर्थात जो वात है वह ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में व्याकृत अवस्था में होगी, और शरद ऋतु में और इसके अलावा जो ऋतुएं हैं लाइक हेमंत है, बसंत है, इसमें वात प्राकृत अवस्था में रहेगी। इसी तरह से जो पित्त होगा वह वर्षा और शरद ऋतु में व्याकृत होगा, और इसके अलावा हेमंत और जो बाकी ऋतुएं हैं उनमें प्राकृत अवस्था। इसी तरह कफ भी शिशिर और बसंत में व्याकृत होगा, बाकी ग्रीष्म में प्राकृत अवस्था। अब आता है रिलेशन बिटवीन दोष एंड रस। तो जो दोष है हमारे वात कफ और जो रस है उनमें क्या संबंध है। तो रस जो है वो 6 प्रकार के बताए गए हैं। मधुर या स्वीट, अम्ल या सौर, लवण या सॉल्टी, कटु यानी पंजन, तिक्त अर्थात बिटर, कषाय अर्थात एस्ट्रिंजेंट। तो मधुर जैसे जो मीठे होते हैं, जैसे शक्कर हो गई, केला, ये मीठे होते हैं। सौर यानी खट्टा, जैसे आंवला। सॉल्टी जैसे नमकीन यानी लवण, जैसे नमक। पंजेंट मतलब तीखा, जो तीखे होते हैं, मिर्ची जैसे। देन बिटर, बिटर मतलब जो कड़वा होता है, कड़वा से करेला। एस्ट्रिंजेंट मतलब कषाय, कषाय जैसे
जामुन होता है और आंवला जो होता है कच्चा आंवला, उसमें थोड़ा सा खशायरस होता है, ये होते हैं। तो जो वात है, वात मधुर अम्ल और लवण बस वात को कम करते हैं और कटु पित्त और कषाय वात को बढ़ाते हैं। तो 3 रस है, मधुर अम्ल लवण, ये वात को कम करते हैं। तो यदि हमारे शरीर में वात बढ़ गई है तो हमें मधुर अम्ल और लवण रस वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए और कटु तिक्त कषाय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वात को बढ़ाते हैं। इसी तरह पित्त के लिए मधुर पित्त और कषाय पित्त को बढ़ाते हैं और अम्ल लवण और कटु पित्त को नहीं सॉरी मधुर मधुर पित्त और कषाय पित्त को घटाते हैं और अम्ल लवण कटु पित्त को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए जब पित्त का शरीर में वृद्धि हो तो मधुर और तिक्त कषाय रसों का सेवन करना चाहिए। स्पेशली तिक्त पदार्थ है वो पित्त के शमन के लिए सबसे बेस्ट बताए गए हैं और लवण अम्ल लवण और कटु पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। देन आता है कफ। तो मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ाता है, कटु पित्त कषाय कफ को कम करता है। फिर आता है रिलेशन बिटवीन ऋतु एंड रस। तो हमने भी ऋतु भी देखा है और रस भी देखा है। कौन सी ऋतु में कौन सा रस बढ़ता है? तो शिशिर वसंत और ग्रीष्म। शिशिर वसंत ग्रीष्म जो आदान काल में आते हैं। तो शिशिर ऋतु में तिक्त रस बढ़ता है, वसंत में शरीर में कषाय रस बढ़ता है, ग्रीष्म ऋतु में कटु रस बढ़ता है, वर्षा ऋतु में अम्ल रस बढ़ता है, शरद ऋतु में लवण रस बढ़ता है और हेमंत ऋतु में शरीर में मधुर रस बढ़ता है। तो ये जो रस बताए गए हैं इनके अलावा जो रस है हमें उनका सेवन करना चाहिए क्योंकि स्वभावतः ये रस शरीर में भरे हुए होते हैं तो उस इन ऋतुओं में इन रसों का सेवन नहीं करना चाहिए। मैंने कहा है कि जो अलग अलग ऋतुएं हैं उनमें बल कैसा होगा, तो शरीर का बल कैसा होगा। तो हमने देखा कि हमने जो उत्तरायण जो हमारा पूरा एक ईयर होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण में स्टार्टिंग में बल बढ़ा हुआ होता है, देन धीरे धीरे कम होता है। फिर दक्षिणायन जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में बल कम होता है, देन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मतलब शिशिर ऋतु में बल सही होगा, अगर इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे तो बल अच्छा होगा, देन कम होने लगेगा तो वसंत ऋतु में कम होगा, ग्रीष्म में और कम हो जाएगा, देन वर्षा में कम होगा। फिर ये दक्षिणायन स्टार्ट हो गया तो वापस से बल बढ़ने लगेगा, तो वर्षा में कम होगा, देन शरद में थोड़ा और होगा और हेमंत में फिर और बढ़ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तरायण के स्टार्टिंग में और दक्षिणायन के लास्ट में बल सबसे अच्छा होता है। हमारे शरीर में सबसे अच्छा स्ट्रेंथ या बल शिशिर ऋतु में और हेमंत ऋतु में हो, यानी उत्तरायण की स्टार्टिंग और दक्षिणायन का लास्ट। इसी तरह जो दोनों का मध्य भाग है यानी वसंत ऋतु और शरद ऋतु, यहाँ पे बल भी मध्यम होगा। देन ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु यानी उत्तरायण का लास्ट और दक्षिणायन का स्टार्टिंग, तो यहाँ पे बल हमारा सबसे कम होता है, अवर होता है। देन आता है सर्काडियन रिदम ऑफ त्रिदोषा, यानी जो पूरा दिन रात है उसके अकॉर्डिंग त्रिदोष कैसे चेंज होते हैं। तो यदि हम दिन रात के अकॉर्डिंग देखें तो दिन का जो प्रथम पहर जैसे हमारे शरीर में होता है कि सबसे ऊपर कफ बताया है, देन पित्त, देन वात है। ऐसे ही हर जगह स्टार्टिंग में कफ होता है, बीच में पित्त होता है और लास्ट में वात होता है। तो यदि हम हमारे पूरे 24 घंटे को 12-12 में डिवाइड करें तो एक सुबह है यानी सुबह 6 से शाम को 6 और फिर एक शाम को 6 से सुबह 6। तो सुबह 6 से लेके शाम को 6, फिर सुबह 6 से लेके 10 बजे तक कफ भरा होता है, देन 10 से 2 बजे तक पित्त भरा होता है, देन 2 से 6 तक वात भरा होता है। देन वापस शाम को हम जाते हैं शाम के फर्स्ट पार्ट में, यानी शाम को 6 से रात के 10 तक कफ होता है, देन 10 से 2 तक पित्त होता है और 2 से 6 तक वात होता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो दिन है दिन के भी फर्स्ट पार्ट में और रात के भी फर्स्ट पार्ट में वात सॉरी कफ है, दोनों के मध्य भाग में पित्त है और लास्ट में वात है। तो जो सुबह होता है सुबह सुबह 6 से 10, क्योंकि कफ बड़ा होता है इसलिए बोला जाता है कि जो एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम है वो यही होता है और उठने का भी सही टाइम होता है। क्योंकि यदि हम 6 से 10 के बीच में सोते रहेंगे तो वैसे भी सोने से हमारे शरीर में कफ बढ़ता है और स्वाभाविक रूप से सुबह के टाइम कफ वैसे भी ज्यादा होता है तो शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती है, इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए
साथ ही ये एक्सरसाइज के लिए भी करने के लिए भी सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से शरीर में कफ कम हो रहा है और इस टाइम पे ऑलरेडी कफ भरा हुआ होता है। देन 10 से 2 जैसे पित्त भरा होता है, तो ये भोजन करने के लिए उचित समय होता है, क्योंकि पित्त भरा हुआ है तो भोजन का अच्छे से वो पाचन कर देता है। इसी तरह जो फिर 2 से 6 का समय है, 2 से 6 का समय बैठ के अपना कार्य करने के लिए सही होता है, क्योंकि ऑलरेडी बात यहाँ पे बढ़ा होता है, यदि आप घूमेंगे फिरेंगे तो उससे बात की और वृद्धि होती है। इसलिए 2 से 6 बजे तक अपना बैठ के अपने काम करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। देन एज के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो जो बाल्यावस्था होती है, यंग एज है स्टार्टिंग वाली, वहाँ पे भी कफ होता है। देन युवावस्था में, एडल्टहुड में पित्त भरा होता है, ओल्ड एज में वात भरा होता है। यदि हम भोजन काल के आधार पर देखें तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के जस्ट बाद कफ भरा होता है, खाना पचते हुए पित्त भरा हुआ होता है और खाना पचने के बाद में वात भरता है। इस तरह हम देखते हैं कि हर जगह जहाँ पे स्टार्टिंग है वहाँ पे कफ होगा, देन बीच में पित्त होगा और लास्ट में वात होगा, चाहे वो हमारे दिन रात हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारी एज हो या फिर भोजन काल हो। देन ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ऋतु दोष और रश्मि रिलेशनशिप बताना है, सरकारी लग्न बताना है, देन मॉडल प्रिपेयर करना है बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स को लेकर उनके बीच में रिलेशनशिप है, उस पर मॉडल बनाना है, सरकारी लग्न पे भी एक मॉडल बना सकते हैं। रेफरेंस बुक्स है। थैंक्स।